कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। चलिए लेट्स गो बच्चे, इसी मधुर संगीत के साथ आज का सेशन शुभारंभ होता है। और सबसे पहले मैं आप तमाम बच्चों का मैं अपने YouTube चैनल समर्पण बाय DK यादव पर अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर पुनः आपके लिए 25 प्रश्नों का बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन आपके बीच लाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे इन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप तमाम बच्चे जब भी इस प्रश्नों को देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने से प्रयास करोगे, फिर जब नहीं बने तब आप वीडियो को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये रहा आपका पहला प्रश्न और देखो बच्चे ये क्या आकार है। कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चे। सवाल को देखिए, समझिए और कोशिश करो कि खुद से पहले बनाएं और जब ना बने तब आप सॉल्यूशन को विजिट करिए। आ जाओ बच्चे, देखो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आइए मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ थोड़ा। देखो बच्चे, इसने कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि सपोज करो कि मैंने मान लिया कि शुरुआत में x रुपये में बेचा जा रहा था, तो फिर कहता है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, यानी पहले x में तो अब कितने में बचे? 3x में। तिगुना का यही मतलब होता है, पहले x में बेच रहे थे और अब 3x में। तो क्या हो गया? कहता है जैसे ही विक्रय मूल्य तिगुना किए ना तो लाभ क्या हो गया? 4 गुना हो गया। आपको ये तो पता ही नहीं है कि जब आप x रुपये में वस्तु को बेच रहे थे तो लाभ कितना का हो रहा था। तो चलिए नहीं पता है तो मान लेते हैं कि लाभ y रुपये का हो रहा था। तो आप बताओ बच्चे, यदि x में बेचे और यहाँ y का फायदा हो रहा था तो आप जानते हो कि विक्रय मूल्य में जब लाभ को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्रय मूल्य बन जाएगा। जैसे सपोज करिए आप 5 में बेचे और 5 में बेचने से 2 रुपये का फायदा हो गया, तो आप बताओ खरीदे होंगे कितने में? 3 रुपये में। 5 में बेचे, 2 का फायदा हुआ, यानी खरीदे होंगे कितने में? 3 रुपये में। यानी विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देने से क्या मिल जाता है? क्रय मूल्य मिल जाता है। विक्रय मूल्य शुरुआत में आपने x मान लिया, लाभ y मान लिए कि x में बेचने से y रुपये का लाभ हो रहा था, तो x में y घटा दीजिए, यानी विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दीजिए तो ये क्रय मूल्य बन जाएगा। फिर उसने कहा था कि यदि तिगुना में बेचते, पहले x में बेच रहे थे, यदि उसे तिगुना में बेचेगा तो कहा लाभ क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। यानी पहले y रुपये का लाभ, अब लाभ कितने का हो रहा है? 4y का। यानी जब 3x में आप बेच रहे हो तो लाभ कितने का हो रहा है? 4y का हो रहा है। फिर यहाँ यदि मैं विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस कर दूं तो ये भी तो क्रय मूल्य ही हो जाएगा। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, यानी दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए बच्चों। तो चलिए यहाँ से x और y में रिलेशन पता कर लेते हैं। 3x माइनस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू, ये 4y इधर आएगा, 4y माइनस y दैट इज कितना? 3y। यहाँ से हमें x और y का रेशियो पता चल गया बच्चे, 3:2। क्या मतलब हुआ
यानी आप 3 में बेच रहे थे तो 2 का क्या हुआ था, फायदा हुआ था। आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो आसानी से बता देंगे लाभ 2 का हुआ। लेकिन याद रखना बच्चे, जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ की तुलना किससे करना होता है, क्रयमूल्य से करना होता है। अभी हमारे पास क्रयमूल्य नहीं दिख रहा है, आपको क्रयमूल्य दिख जाएगा। देखो कैसे, 3 में बेचे 2 का फायदा हो गया, इसका मतलब खरीदे तो आप 1 में होंगे ना, खरीदे होंगे कितने में, 1 में। और प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना चाहिए, गुणा 100, यानी कितना परसेंट बच्चे, 200%, यानी योर आंसर इज 200%। उम्मीद करते हैं बच्चे आप इसे निश्चित रूप से समझ पाए होंगे। सवाल बहुत अच्छा था, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछा था जिसमें कई बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे नो डाउट, लेकिन यदि शब्दों को बढ़िया से पढ़ा जाए, समझा जाए तो फिर सवाल में आप देख रहे हैं कोई विशेष दम नहीं है। तो चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं और सीखते हैं कि अगला प्रश्न है क्या। आ जाओ बच्चे, इस प्रश्न को देखो क्या कह रहा है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्या का रेशियो दिया हुआ रहे और उसका HCF दिया हुआ रहे तो बहुत आसानी से देखो कैसे संख्या पता कर लेंगे। जो HCF है उस HCF से ही रेशियो में जब गुना करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मिलेगा, ये बात याद रखना। तो 4 गुना 11 कितना हो जाएगा, 44, और 4 से यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौकी 68, राइट। अब आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर ओरिजिनल पता चल गया, आपसे एलसीएम पूछा था, दोनों का एलसीएम बता दीजिए। तो 4 से कटेगा, ये 4 से कितने बार में, 11 बार में, फिर ये कितने बार में, 17 बार में, सभी को गुना कर दीजिए, 4 गुना 11 गुना 17। तो ये कितना हो रहा है बच्चे, 44, और 44 गुना 17, 17 चौकी 68 का 8, बाकी 6, 17 चौकी 68, और 68 और 6 कितना होगा बच्चे, 74, 74, यानी आंसर आपका कितना हो गया, डी। अब इसे मैं एक बात और सिखाना चाहूँगा बच्चे, ध्यान से सुनना। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रेशियो दिया हुआ रहे, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रेशियो दिया हुआ रहे और उनका HCF दिया हुआ रहे, तो आप क्या करना, पहले ओरिजिनल नंबर नहीं पता करना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए HCF से जब दोनों नंबर में हमने गुणा किया तो ओरिजिनल नंबर पता चल गया, और उसके बाद तब जाके फिर उसका LCM निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना बच्चे, बेवजह का आप एक स्टेप और बढ़ा रहे हो। करना क्या चाहिए, आप खुद सोचो ना कि जिस संख्या से आप गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से उससे तो वो कटेगा ही कटेगा, है ना। तो ये स्टेप आप लोग क्या करते हैं, फालतू ले लेते हैं। तो करना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे और HCF दिया हुआ रहे और LCM निकालने के लिए पूछ रहा हो, तो बच्चे कुछ नहीं करना, जो रेशियो दिया है ना उसी रेशियो का LCM लेना, उसी रेशियो का क्या करना है, LCM लेना है। तो इस दोनों का LCM देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 गुणा 17, राइट, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, दोनों अभाज्य नंबर है। तो LCM हो जाएगा 11 गुणा 17, और जो LCM आया रेशियो का उसमें ही आपको HCF से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्ट इस तरीके से उत्तर लाना चाहिए बच्चे। मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। मैंने क्या बताया फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रेशियो दिया हुआ रहे, HCF दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो का ही LCM निकालना है, और उस LCM को HCF से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका रिक्वायर्ड LCM पता चल जाएगा बच्चों, है ना। तो चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, समझ चुके होंगे, और एग्जाम में नो डाउट हमेशा पूछता रहता है, ये सब क्वेश्चन के एकदम ध्यान में रखना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है संख्याओं A और B और C और D के औसत क्रमशः 9, 6, 4 है। A और D का औसत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, देखा जाए तो A और B का औसत कितना बता रहा है, A और B का औसत है 9। तो A और B का औसत यदि 9 है तो दोनों का योग कितना होगा, 9 दूनी 18। औसत को संख्या से गुना करने से नंबर पता चल जाता है। फिर देखो B और C का औसत कितना है, B और C का औसत 6 बता रहा है, तो औसत को संख्या से गुना करेंगे तो योगफल पता चल जाएगा। B और C का योगफल कितना, 6 दूनी 12। फिर आपको क्या दिया था, C और D का औसत, तो C और D का योगफल भी पता चल जाएगा,
क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, औसत 4 है, 2 चौके 8, राइट बच्चे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी का योग, b प्लस सी का योग और c प्लस डी का योग हम लोगों को पता चल गया। ओके बच्चों, हम लोगों से पूछा है a और d का औसत, तो a और d का यदि योग पता चल जाए तो औसत भी पता चल जाएगा, a और d का यदि योगफल पता चल जाए तो उसका औसत भी पता चल जाएगा। आइए इस 3 डाटा से हम लोग a और d का योगफल पता कर लेते हैं। देखो बच्चे, इस दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, इस दोनों को यदि जोड़ेंगे, बायां साइड एक साथ जुड़ेगा और दायां साइड एक साथ जुड़ेगा, तो ये जोड़ने पर क्या बन जाएगा देखो, तो आपको हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 18, 8 कितना बच्चे 26। तो a प्लस डी का ही हमें वैल्यू चाहिए, a प्लस डी रहने दीजिए, और यहाँ जो b प्लस सी है बच्चे, इसका वैल्यू ऑलरेडी 12 है, और इस 12 को उधर ले जाएंगे तो 26 माइनस 12 कितना हो जाएगा 14, यानी a प्लस डी का वैल्यू पता चल गया। तो a प्लस डी का वैल्यू पता चल गया तो इसका औसत भी निकल जाएगा। 2 संख्या का योग 14 है, तो औसत क्या है, जितना संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी 14 में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आपका औसत कितना हो जाएगा 7। तो बहुत आसान था बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इन प्रश्नों को देखो बच्चे और समझो। कहता है P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। ओके, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत कितना है? आपसे पूछ रहा है Q का लाभ प्रतिशत। तो किसी भी व्यक्ति का लाभ कैसे बता पाएंगे आप? तभी बता पाओगे जब उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य दोनों पता हो। यदि हम किसी व्यक्ति का ये पता कर लें कि वो वस्तु को कितने में खरीदा और कितने में बेचा, तो निश्चित रूप से हम उसका लाभ प्रतिशत बता देंगे। आइए देखते हैं बच्चे। देखा जाए तो Q इसे R को इतना में बेचा, यानी पता तो चल रहा है कि Q बेचा कितने में, तो 1449 में बेचा। हमें यह पता करना है कि Q वस्तु को खरीदा कितने में। तो देखिए कैसे पता कर लेते हैं। P ने क्या किया, 1200 में खरीदा वस्तु को, राइट बच्चों, और Q को 15% लाभ पर बेच दिया। इतने में खरीदा और 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ का होल वैल्यू कितना होता है 23/20। 20 से कटा दो बच्चे 20 सके, यानी 60 बार में 6 × 18, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 1380। P ने इतने में खरीदा और 15% लाभ लेकर के Q को बेच दिया, तो कितने में बिका, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करने से विक्रय मूल्य पता चल जाता है। तो आपने ये पता कर लिया कि P वस्तु को 1380 रुपये में बेचा था। तो P यदि 1380 में बेचा, इसका मतलब जिसको बेचा वो इतने में खरीदा, यानी Q इतने में खरीदा। Q का ये क्या निकल गया बच्चे, Q का निकल गया CP, और आप देखिए Q उसको बेचा कितने में 1449 रुपये में। तो क्या यहाँ से Q का हमें SP भी दिख रहा है कितना, तो 1449 बच्चे, है ना। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से उसका प्रॉफिट पता कर लेते हैं, आखिर कितना लाभ कमाया, तो घटा देते हैं, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना बच्चे, ये 9 हो जाएगा, 14 में 60 या 6, यानी 69 रुपये का लाभ कमा लिया। इसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना है, लाभ लिखना है, यानी इसी 69 को, अरे इसी 69 को क्या करना है बच्चे, प्रतिशत में बदलना हो तो इस लाभ की तुलना किससे करना होगा, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 1380, और प्रतिशत में बदलना हो गुना 100। 0 से 0 कटा दीजिए, और कटेगा ये बच्चे, देखो तो किससे कटेगा, 69 है ना। ऐसा लग रहा है ये 3 से कटेगा क्या, 3 से कटाता हूँ तो 3 चौके 12, 1 3 6 के 18, 3 दूनी 6, 3 3 23, दूनी 46। अच्छा ये तो 2 बार में साफ ही हो रहा था, है ना, 2 9 18, हाँ 2 बार में साफ हो रहा था। 2 बचे कितना बचे 10, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5%। डायरेक्ट 69 से 2 बार में कट रहा था, आप डायरेक्ट भी कटा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लीजिए किस तरह का ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन कैसा है। उम्मीद करते हैं बच्चे आप इसे समझ गए होंगे, राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। देखो क्या कहता है, कहता है A एक कार्य 18 दिनों में कर सकता है। A और B एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि B और C एक साथ कार्य करते हुए उसे 6 दिनों में कर सकते हैं।
तो कहता है ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो बच्चे, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए 18 दिन में, और बी और सी का भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि बी और सी मिलके कितना दिन में, 6 दिन में। और आपसे पूछा कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल बच्चे, आपको पता होना चाहिए, यदि दो व्यक्ति का ऐसा डाटा मालूम हो, एक x दिन में दूसरा y दिन में, और पूछे दोनों मिलके कितना दिन में, तो सीधा क्या करना होता है, x गुणा वाई बटे x प्लस वाई, इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। यहाँ पे समझ लीजिए एक का 18 और दूसरा कितना है 6, तो दोनों मिला मतलब यहाँ तीनों हो गया है ना, तीनों मिल के कितने दिन में, तो बच्चे उसी फॉर्मूला पे बैठा दो, 18 गुणा 6 बटे 18 6 24, यानी 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 2 9 18, 9 बटे 2, 9 बटे 2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चे, यानी डी। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे, है ना, कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसी तरह अगला सवाल लेते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे इतने रुपये में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्काउंट जब भी किसी वस्तु पर दिया जाता है बच्चे, तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, राइट। तो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु कितने में बिका, 1776 में, है ना। तो डिस्काउंट देने के बाद का मूल्य दिया हुआ है, डिस्काउंट से पहले का वैल्यू यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्या करना चाहिए, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 12% यानी 12 बटे 100, 4 तिया 12, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटे 25। डिस्काउंट में घटाना है बच्चे 22 बटे 25, उल्टा गुना कर देना है 25 बटे 22। डिस्काउंट देने के बाद का मूल्य दिया हुआ है और पहले का मूल्य यानी अंकित मूल्य जब पूछ रहा हो तो होल वैल्यू का क्या करना है, उल्टा गुना, है ना बच्चे। इसे सॉल्व करो, 22 से कटाएंगे, 22 8 176 हो जाएगा, राइट। 176 एक आएगा, फिर 0, 22 8 176, राइट। इसे आप गुना करो, 25 8 200, बाकी 20, 0 प्लस 20 यानी 20, दैट इज 0, 2 आया, 25 8 200, 200 प्लस 2 यानी 202, यानी आंसर कौन सा आ रहा है, 20200 यानी ए नंबर, राइट बच्चे। बिल्कुल आसान सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका अगला 7वां नंबर प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप ज्ञात करें। देखो बच्चे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन, और ये कितना दे रखा है, 924। तो देखो 1/3 पाई का मान रखने बोल रहा है, 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर गुणा एच, एच देखो बच्चे ऊंचाई कितना दे रखा है 18, और ये किसके बराबर, 924 के बराबर। ओके, जरा यहाँ सॉल्व किया जाए बच्चे, 3 से कट जाएगा, 3 6 के 18, राइट। 6 से कटाओ तो 6 का ही 6, 3 6 5 30 और 6 चौके 24। फिर ये 22 से कट जाएगा बच्चे कितने बार में, 7 बार में, 22 7 154। देखा जाए तो आर स्क्वायर बराबर हमें 49 मिल रहा है, यहाँ से आर का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। ओके बच्चों, और आर का वैल्यू यदि 7 आ गया, आपसे पूछा है शंकु के आधार का परिमाप बताइए। शंकु का जो आधार होता है बच्चे वो वृत्ताकार होता है। शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। आपसे परिधि पूछ रहा है, परिमाप यानी परिधि जो कहिए 2 पाई आर होता है ना। वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और रेडियस आपने निकाल लिया 7, 7 से 7 कट जाएगा, परिमाप कितना मिला, 44, यानी आंसर होना चाहिए 44। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 8वां। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी की लागत क्या है। बच्चे देखो, पहले वो 9% हानि पर बेच रहा था, लेकिन कहा जब 140 रुपया अधिक में बेचेगा तो आपको हानि की जगह क्या होने लगेगा, लाभ होने लगेगा। तो प्रतिशत में देखिए कितने का फर्क हो गया, पहले हानि पर और बाद में लाभ पे चले गए, यानी हम पूछें कि कितने प्रतिशत का फर्क हो गया, तो 9 5 14% का फर्क हो गया, यानी प्रतिशत में 14% की वृद्धि हो गई, जबकि रुपया में कितना 140 का
आपसे पूछा है घड़ी का लागत मूल्य, तो बच्चे लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू बता दीजिए, ये कितने बार में? 10 बार में। 1 का मान 10 तो 100 का मान कितना? 100 गुणा 10 यानी 1000, यानी पता चल गया उसका क्रय मूल्य कितना था बच्चे? 1000। तो देखिए कितना आसान सवाल है, लेकिन हाँ बच्चे आपको आसान तो तभी लगेगा जब आप समझ पा रहे होंगे, और समझता वही है जो हमेशा डटा रहता है सीखने की ओर, हमेशा सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। तो आप भी अपनी उत्सुकता को हमेशा बनाए रखिए और समझिए, चिंतन करिए, तो निश्चित रूप से ऐसे सब सवाल, और परीक्षा में हमेशा ये सब सवाल आता रहता है बच्चे, तो आएगा तो निश्चित रूप से आप भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना देंगे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः इतना के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि सी को बी से 2800 रुपया अधिक मिलता है, सी को बी से, आइए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका क्या है? डी है। कहता है सी को बी से 2800 ज़्यादा मिला। सी को बी से देखा जाए बच्चे तो रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है? आप कहोगे रेशियो में 4 ज़्यादा मिल रहा है। रेशियो में 4 ज़्यादा और रुपया में कितना? 2800 ज़्यादा। तो यहाँ से तो रेशियो 1 निकल ही गया। रेशियो 1 का मान कितना? 700। ओके बच्चों, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा और डी के हिस्से के बीच अंतर कितना है। तो ए और डी के बीच अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसका जवाब हम लोग रेशियो में ही पता कर लें। 13 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे? 9। तो 1 का मान 700, तो 9 का मान 9 सते 6300, यानी अंतर कितना हो गया? 6300। ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा। आइए, और मज़ा तो तभी आएगा ना मैथ में जब बच्चे सीखोगे, नहीं तो फिर कोई मज़ा नहीं है, निरस। और जब सीखोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर आपका मैथ्स बन जाएगा, है ना। आओ बच्चे अगला सवाल देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? और बच्चे हम लोग मान लेते हैं कि धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट बच्चों। धारा की चाल हमने क्या मान लिया? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए, धारा की दिशा में कितना किलोमीटर गया? 35। तो धारा की दिशा में किस चाल से जा रहा होगा? 9 की चाल है 9, और आपने धारा की चाल y मान लिया, तो धारा के साथ क्या होता है बच्चे? जुट जाता है चाल, और धारा के विपरीत जब चलिएगा तो दोनों चाल घट जाता है ना। तो जब धारा के साथ आप चल रहे होंगे तो 9 प्लस y की चाल से चल रहे होंगे। किस चाल से? 9 प्लस y की चाल से चल रहे हो। ओके, और फिर देखो तो धारा के विपरीत कितना चला? तो आप कहेंगे 28 चला, और 28 किस गति से चल रहा होगा? तो धारा के विपरीत जब चलेगा तो दोनों चाल घट जाएगा बच्चे, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 किलोमीटर जाने में जितना समय लगा उतना ही समय धारा के विपरीत आपको 28 किलोमीटर जाने में लगा, यानी ये दोनों समय आपस में क्या है? बराबर है। ये समय ही तो हमने निकाला है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल दोनों समय है, और दोनों समय आपस में क्या है बच्चे? बराबर है। आइए यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, क्रॉस गुना करो बच्चे, 5 × 9 = 45 माइनस 5y बराबर 4 × 9 = 36 प्लस 4y। ओके बच्चों, अब देखो ये 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9y, और 45 माइनस 36 कितना बच्चे? 9। 9 से 9 कट गया, यानी y का मान क्या आ गया? 1, यानी धारा की चाल हमें पता चल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा बच्चे, इस सवाल को आप चाहेंगे तो रेशो से भी बना सकते हैं। देखो कैसे। आप जानते हो कि यदि समय कांस्टेंट हो बच्चे, यदि समय क्या हो? कांस्टेंट हो, तो चाल का रेशियो बराबर हो जाता है दूरी का रेशियो। यदि समय स्थिर कर दिया जाए तो जिस व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा दूरी तय कर पाएगी। यानी जब समय कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो, तो स्पीड का रेशियो बराबर क्या हो जाता है बच्चे? दूरी का रेशियो। आइए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी इस सवाल को देखते हैं। आप देखिए, उसने कहा
कि 35 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय 28 किलोमीटर, है ना। एक खास समय में जब टाइम कांस्टेंट कर दिया तो धारा के साथ 35 चल पाता है, जबकि धारा के विपरीत वो 28 चल पाता है। एक खास समय में, एक कांस्टेंट टाइम में कोई 35 जाता है तो कोई 28 जाता है। जरा इसका रेशियो लिया जाए तो आप कहेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, राइट बच्चे। ये रेशियो आपने किसका लिया है? दूरी का रेशियो। और यही दूरी का रेशियो बच्चे किसका हो जाएगा? स्पीड का रेशियो। जब टाइम कांस्टेंट हो तो दूरी का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो, और स्पीड का रेशियो बराबर दूरी का रेशियो हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहां से देखो, ये जो स्पीड निकला, ये 35 आपने चला था धारा के साथ और ये चला था धारा के विपरीत। तो स्पीड भी जो निकला धारा के साथ और ये निकला धारा के विपरीत। ये धारा के साथ, ये धारा के विपरीत। तो बच्चे मेरे ध्यान से सुनना, जब धारा के साथ स्पीड दिया हुआ रहे और धारा के विपरीत स्पीड का रेशियो दिया हुआ रहे और वहाँ से आपको इंडिविजुअली नाव और धारा का स्पीड पता करना हो तो देखो क्या करना, दोनों को जोड़ दोगे तो नाव का स्पीड मिल जाएगा, और जब दोनों को घटा देंगे तो आपको धारा की गति मिल जाएगा। बच्चों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब धारा के साथ नाव की चाल पता हो और धारा के विपरीत नाव की चाल पता हो और इसका रेशियो दिया हुआ हो, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नाव की चाल मिल जाएगा, और दोनों को घटा देंगे तो हमें धारा की चाल मिल जाएगा। तो नाव की चाल और धारा की चाल का हमें रेशियो पता चल गया। रेशियो में नाव की चाल 9, और यहाँ देखिए किलोमीटर में नाव की चाल 9, यानी 9 का वैल्यू 9 तो 1 का वैल्यू 1 ही हो गया। यानी आंसर हमारा यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि आपको रेशियो का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट है बच्चे, तो मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए होंगे। ओके बच्चों, तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है। ये भी देखा जाए तो हमें लग रहा है कि बोर्ड एंड स्ट्रीम का ही सवाल है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। और बच्चे हम मान लेते हैं एक नल की क्षमता क्या है? 1 है। तो ऐसे कितने नल लगे हैं? तो ऐसे 8 नल लगे हैं। तो 8 नल की क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो 8 होनी चाहिए। यदि एक नल की क्षमता 1 तो 8 नल की क्षमता 8 होनी चाहिए। और 8 क्षमता से जब काम शुरू हुआ तो बच्चे टोटल कहा कितने देर में काम कंप्लीट हुआ? तो कह रहा है 27 मिनट में। यानी क्षमता को समय से गुणा कर दिया जाता है तो टोटल वर्क निकल जाता है। यानी पता चला कि वहाँ टोटल कितना काम होना था, तो 8 × 27। ओके बच्चों, अब आइए देखिए क्या कह रहा है। कहता है 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं, तो शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। हमें टोटल इतना पानी समझिए भरना था, लेकिन 3 मिनट के बाद परिवर्तन हो गया, 2 नल बंद हो गया। तो हम पहले ये पता कर लें कि 3 मिनट के बाद और पानी भरना कितना बाकी था, यानी 3 मिनट के बाद और काम कितना बाकी था बच्चे। तो क्या करना होगा, ये टोटल काम में 3 मिनट में जितना काम हो चुका उसको क्या करें? माइनस कर दें। उसको क्या करें? माइनस। तो आप बताओ 8 की क्षमता कितनी? 8 का 8 नल यदि काम कर रहा था तो 3 मिनट वो कितना कर लिया होगा? तो आप कहेंगे 8 × 3, यानी 3 मिनट में 8 नल इतना काम कर लिया होगा। टोटल में से 3 मिनट में जो काम हुआ उसको माइनस कर दिए तो इतना ही काम बचा होगा, यानी शेष काम निकल गया। अब इस काम को करने के लिए कितने नल लगे हुए हैं? 2 नल बंद हो गया, बचा 6 नल। तो वर्क में यदि इफिशियंसी से भाग दीजिएगा तो समय निकल जाता है। जितने नल के द्वारा काम करवाना है उसकी क्षमता से भाग दीजिए। यहाँ 2 नल बंद हो चुका, मतलब 6 नल से काम करवाना है। 6 नल की क्षमता 6 है, 6 से भाग लगा दिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ देखा जाए 2 × 6, 2 × 8, 3 नमा, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? जैसे इधर से हम कटाए ना, इधर से कटा सकते हैं। 2 × 6, 2 × 8 और ये 3 नमा 27, 9 × कितना बचे? 36। और इधर से कटाओगे 3 दूनी 6, 2 × 8, यानी हमें कितना मिल रहा है? 32। यानी पता चला शेष
और जो नल बचे थे वो शेष कार्य को कितने मिनट में, तो 32 मिनट में काम को क्या करेगा, फिनिश कर देगा बच्चे, है ना। अब इस चीज को ये जो इतना गुना इतना करके निकाले, इस चीज को और आप थोड़ा सा संक्षिप्त विधि से सोच सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप कंसंट्रेट रहिए मेरे साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 8 नल कितने मिनट में भर सकते थे, 27 मिनट में, यानी टोटल वर्क कितना था, 8 गुना 27। हुआ क्या, 3 मिनट के बाद परिवर्तन हुआ, यानी 2 नल बंद हो गए। तो 3 मिनट के बाद कितना काम बाकी था, उसी काम को यदि पता करना हो शेष काम, तो देखिए कैसे पता कर लेते हैं। आप बताओ बच्चे, 27 मिनट में टोटल टंकी भरना था, 3 मिनट जब बीत जाएगा तो और कितना मिनट बाकी, तो आप कहोगे 24 मिनट बाकी था। यदि 27 मिनट में 3 मिनट बीत जाए तो बचा कितना मिनट, तो आप कहोगे 24 मिनट। 8 का 8 नल लगा रहता तो 24 मिनट में इतना काम करता, 8 गुना 24, यानी यहां से पता चल गया कि 3 मिनट के बाद इतना ही काम और बाकी था। और इस काम को करने के लिए क्या अब 8 नल हैं, नहीं, आपके पास 6 नल बचे हैं। तो 6 से क्या करोगे बच्चे, भाग लगा दोगे, 6 चौके 24, 8 चौके 32। देखिए एक लाइन में सवाल आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके पास थोड़ा सा सोचने की शक्ति है, ब्रेन है, तो आप निश्चित रूप से सोच पाओगे और सवाल को सेकंडों में उत्तर दे पाएंगे। वो सेकंड 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है ना बच्चे। तो चलिए, डिटेल भी मैंने बताया और यहाँ एकदम शॉर्ट में भी आपको बताने की मैंने कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का कहता है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 का विक्रय मूल्य कहता है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है बच्चे, तो यहां से देखो पहले रेशियो ले लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो यहां से एसपी और सीपी का रेशियो देखा जाए तो हमें रेशियो मिल गया 5:4। क्या इसका मतलब हुआ, आपने 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, फायदा कितने का, 1 का। तुलना हमेशा सीपी से गुणा 100 करोगे बच्चे, यानी 25%। कहाँ है, डी नंबर में आपका आंसर है, यानी आपको 25% का यहाँ क्या हो गया, लाभ हो गया बच्चों, है ना। तो सवाल बहुत आसान है, नो डाउट, लेकिन हाँ आसान तो तब ना जब आपको आता हो बनाने, आपके समझ में आ रहा हो, तभी तो आसान है। अदरवाइज वो सवाल आपके लिए निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। आइए इस सवाल को देखा जाए। ये एवरेज का सवाल दिख रहा है। 27 वर्ष पहले विवाह के समय एक दंपत्ति की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब उनकी 25 वर्ष की एक बेटी है। परिवार की औसत आयु कितनी है बच्चों, आ जाओ। देखो क्या कहा, विवाह के समय एक दंपत्ति की औसत आयु कितनी थी, 25 थी। और विवाह कब हुआ था, तो 27 साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब बच्चे, हम यदि आपसे ये पूछें कि बताओ वर्तमान दोनों का औसत क्या होगा, तो जितना साल पहले का दिया है उतना ही क्या करना है, जोड़ देना है बच्चे, है ना। यानी 27 वर्ष पहले दोनों 25-25 का था, तो वर्तमान दोनों कितने कितने का होगा ये पता करना हो तो जितने साल पहले की बात किया गया था उतना ही साल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि 3 वर्ष पूर्व जो है 2 व्यक्ति का औसत 6 था, तो बताओ वर्तमान क्या होगा, तो सीधा क्या करना है, जितना वर्ष पहले उतना इसमें जोड़ देंगे, यानी दोनों का वर्तमान हो जाएगा 9 वर्ष। यानी पूर्व से वर्तमान आएंगे तो उतना ही वर्ष दोनों में तो जुटेगा, और जब दोनों में समान वृद्धि हो तो औसत में भी समान वृद्धि हो जाता है बच्चे, है ना। तो 27 वर्ष पूर्व दोनों थे 25 के, तो जब वर्तमान आएगा तो दोनों में 27-27 जुटेगा ना, तो सीधा क्या करना है, वर्तमान औसत निकालने के लिए जितना वर्ष पहले था उतना ही जोड़ देंगे, यानी 25 + 27 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 52। यानी दोनों का एवरेज वर्तमान औसत क्या मिल गया, 52। तो आप बताओ दोनों का वर्तमान कुल योग क्या होगा, 52 गुना 2, औसत को संख्या से गुना करने से योगफल मिल जाता है। यानी वाइफ और हस्बैंड दोनों मिल के अभी कितने हैं, तो 52 गुना 2 के। अब क्या हुआ, अब उसके पास एक 25 वर्ष की बेटी भी हो चुकी है, और 25 वर्ष की यदि बेटी को भी जोड़ दिया जाए तो तीनों का कुल योग ये मिल गया। और आपसे पूछा है
परिवार की औसत आयु कितनी है, यानी वर्तमान औसत पूछ रहा है। तो तीनों के कुल योग में जितना मेंबर है, सदस्य है, मेंबर की संख्या से भाग दे दिया जाए बच्चे, तो एवरेज मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लें। ये 52 दूनी कितना हो जाएगा 104, 104 और 25 कितना बच्चे 129 एंड डिवाइडेड बाय 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, शायद ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, यानी आंसर कौन सा 43। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, है ना, सवाल को। और जब एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को आप थोड़ा सा रिपीट करिए, दोबारा सुनिए, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आइए अगला सवाल ये रहा और इस प्रश्न को देखा जाए क्या कहता है। सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दिए। अब शेष बची राशि की 3/4 राशि विविध मदों में खर्च हुई और रुपये 19,600 की शेष राशि को बैंक में जमा करा दिया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर सिस्टम का है और मैं आप लोगों को जब कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ तो इस वैरायटी का सवाल हमेशा मैं बताता हूँ और आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि ये सवाल एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और ये लेटेस्ट एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है बच्चे, है ना। तो आइए सवाल को बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखा जाए बच्चे, तो एक व्यक्ति के पास यानी सुशांत के पास जो भी धन था उसने क्या किया 30% अपनी पत्नी को दे दिया। तो 30% का मतलब आप कहोगे 30/100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाए तो 3/10। फिर क्या कहता है, इतना देने के बाद उसे 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि से 18% दे दिया, प्रत्येक को, यानी 2 पुत्र थे, दोनों को कितना कितना दिया 18%। लेकिन ये 18% किसका? तो शेष बची हुई राशि का, शेष बची हुई राशि का बच्चे। तो जरा पहले हम 18% का एक चीज़ बच्चे, पहली बार उसने 30% दिया, फिर उसके बाद कहता है कि जो शेष बची हुई राशि का शेष राशि में से प्रत्येक को कितना कितना दे दिया 18% दे दिया। यदि दोनों को 18 दिया, इसका मतलब शेष राशि का टोटल कितना निकल गया 36% निकल गया। कितना परसेंट निकल गया 36% निकल गया बच्चे। तो शेष राशि का कितना परसेंट निकल गया 36%। जरा इसको भी फ्रैक्शन में ले आए तो 4 नमा और 4 25, है ना, 9/25। फिर उसके बाद देखा जाए इस दोनों को देने के बाद, यानी दोनों पुत्रों को देने के बाद फिर कहता है 3/4 यानी शेष का 3/4 फिर से उसने किसी विविध मदों में खर्च कर दिया। और इतना खर्च करने के बाद उसके पास कहता है रुपया कितना बच गया बच्चे 19,600। तो कहता है बताओ उसके पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नो डाउट। मान लेते हैं कि उसके पास शुरुआत में कितनी धनराशि थी 1, और भिन्न में बच्चे टोटल 1 होते हैं, जबकि प्रतिशत में टोटल 100 होता है, राइट। हमने मान लिया कि उसके पास शुरुआत में कितना धन था 1 था। आइए 3/10 सबसे पहले खर्चा हुआ, तो 3/10 खर्च हो गया, तो बचा कितना? शेष निकालने के लिए अंश और हर को घटा देना बच्चे, शेष बचा कितना 7/10। ये बचा, जो बचा उसका फिर 9/25 खर्चा हो गया, तो बचा कितना 16/25। बचत जब भी निकालना हो तो अंश और हर को घटा देना है। ये बचा, ये 2 खर्च करने के बाद फिर कहता है जो बचा उसका 3/4 निकल गया, तो फिर उसका बचा कितना? तो 1/4 बचा, राइट बच्चे। यानी भाग में भिन्न में इतना हिस्सा बचा और इसी का वैल्यू रुपया में दे रखा है 19600। ओके, तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके 1 का मान निकालना है। आओ बच्चे, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, राइट। अब देखा जाए इधर हम लोग कटा लेते हैं। 4 से कटाओगे 4 चौके 16, 3 4 नमा 36, 4900। 7 से कट गया बच्चे 7 49, 700 बार में। यहाँ से 1 का मान 25 सते 175 और 1, यानी 175 कहीं दिख रहा है बच्चे 175 यानी ऑप्शन कौन सा? डी। सवाल बहुत खूबसूरत था, नो डाउट। नंबर सिस्टम का सवाल है बच्चों, है ना। और उम्मीद करते हैं कि मैं जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश किया, यदि आप ध्यान से एकाग्रचित होकर इस सवाल को समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा।
और बच्चे यदि समझ में ना आए तो दोबारा आप रिपीट करिए, है ना, और समझिए। कहते हैं जब किसी भी चीज़ के प्रति आपकी जिद्दपना हो जाए, यानी जिद्दी हो जाए, तो वो चीज़ आपके सामने आ ही जाता है। यदि समझने की जिद्द पालेंगे तो आप एक दिन समझ के ही रहेंगे। ये सत्य चीज़ है बच्चे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15वां देखते हैं। ये क्या कह रहा है बच्चों? कहता है राधा ने 19,200 रुपये का ऋण लिया, जिसमें से कुछ धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर थी। उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में कुल 5520 रुपये का भुगतान किया। ब्याज की 2 अलग अलग दरों पर उधार ली गई धनराशि में अंतर कितना है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस सवाल को। इसने टोटल धन कितना था? तो 19,200 रुपये थे। इसमें से कुछ को उसने 4 पर लगा दिया और शेष को 7% पर लगा दिया। आ जाओ बच्चे, कुछ को उसने 4% पर और शेष को कितने परसेंट पर? 7% पर। 7% वार्षिक, यानी 1 साल का ये परसेंट और 1 साल का ये परसेंट, है ना। फिर कहता है कि दोनों से देखा गया तो 5 साल के बाद उसे 5520 रुपये का ब्याज मिला। आप बताओ कि 5 साल में दोनों से 5520 मिला तो 1 साल में दोनों से कितना मिला होगा? तो 5 से भाग दे देंगे बच्चे, तो 1 साल का दोनों से कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला ये पता चल जाएगा। और इसको हम प्रतिशत में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि सवाल को हम कोशिश कर रहे हैं एलिगेशन मेथड से बनाने का, है ना। तो देखा जाए दोनों से कितना प्रतिशत ब्याज मिला, तो इसकी तुलना हमें करना होगा बच्चे किससे? मूलधन से करना होगा, है ना। ये तो ब्याज बना रुपया में, इसकी तुलना मूलधन से करेंगे तो मूलधन आपके पास कितना है? 19,200 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर दीजिए बच्चे। 00 से 00 कट जाएगा। और इसे कटाने की कोशिश करें तो 5 से कटेगा। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 5 चौके 20, है ना। ठीक है बच्चे, ओके। और कुछ कटेगा बच्चों तो कटाओ। यहाँ से हमें लग रहा है 4 से कटेगा। 4 चौके 16, 3 4 8 32। यहाँ कटाते हैं। 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 2 और 4 छके कितना बच्चे? 4 छके 24, 276। फिर ये लगता है 3 से कटेगा क्या? कटा दीजिए। 3 से 16 बार में 3 नमा 27 और 3 दूनी 6। और फिर ये कट रहा है निश्चित रूप से 4 से कट रहा है। 4 चौके 16 और 23 चौके 92, यानी हमें कितना मिल गया? 23/4%। ठीक है बच्चे, आप खुद से कटा सकते हो, डोंट वरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने ये पता कर लिया कि दोनों धन से कुल मिलाकर 1 साल में प्रतिशत में ब्याज कितना बना? तो 23/4% बना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चे? एलिगेशन लगाएंगे, है ना। यहाँ क्या करेंगे? एलिगेशन लगेगा बच्चों। तो आइए देखिए कैसे एलिगेशन लगता है। अब इसका अंतर यहाँ लिखना है और इसका अंतर यहाँ लिखना है। 4 चौके 16, यानी यहाँ कितना बच्चे? 7/4। और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, यानी 5/4। 4 से 4 कट गया, हमें रेशियो क्या मिला? 5:7। ये रेशियो क्या बता रहा है? ये रेशियो बता रहा है कि इतने प्रतिशत पर आपने 5 रुपया लगाया था, जबकि 7% पर आपने 7 रुपया लगाया था, है ना बच्चे। और आप देख रहे हो आपने टोटल कितना रुपया लगाया था? 19,200। तो इस रुपये को इस रेशियो में बांट दीजिए, पता चल जाएगा कि इस परसेंट पर कितना रुपया और इस परसेंट पर कितना रुपया आपने उधार लगाया था। आ जाइए, तो 7-5 रेशियो में 12 बराबर 19,200। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 12 इकाई 12, 7 12 छके 72, 1600, है ना। और आपसे देखो बच्चे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 2 अलग अलग दरों पर जो उधार लगाई थी धनराशि, उसका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर रेशियो में कितना? रेशियो में अंतर 2, तो 2 का मान कितना? 3200, यानी आंसर कौन सा बच्चे? ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, नो डाउट, साधारण ब्याज का, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। राइट बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां। ये देखते हैं ये सवाल क्या है। एक माली एक बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हैं और उसके बाद कोई पेड़ शेष नहीं रहता है, तो
लगाए जाने वाले पैरों की निम्नतम संख्या क्या हो सकती है। देखो बच्चे, आप बताओ, जरा पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कई बच्चे तो क्वेश्चन समझते नहीं है, सीधा न्यूनतम पूछा, सीधा एलसीएम लेके कहानी खत्म। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता क्या है इसे भी समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। उसने कहा एक माली जो है एक बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है, राइट। कैसे लगाना चाहता है? तो कहता है यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखिए वो क्या कर रहा है। कहता है वो माली जो है या तो 105 पंक्ति लगाना चाहता है, या 210 पंक्ति भी लगा सकता है वो, या उस पौधों से 315 पंक्ति भी लगा सकता है, या 525 पंक्तियां भी लगा सकता है, राइट। और लगाने पर कह रहा है उसके बाद कोई पेड़ शेष भी नहीं बचता है। एक बात बताओ बच्चे, यदि सपोज करो कि 5 पंक्तियां लगा रहे हैं, 5 पंक्तियां में हम पेड़ लगा रहे हैं, 5 पंक्ति में इस तरह से, है ना, 5 पंक्तियों में। और आप बताओ यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, सभी में 4-4 यदि लगा दिया बच्चे, सभी पंक्ति में 4-4 लगा दिया जाए, तो आप बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 5 चौके 20 पेड़ होंगे। कितने पेड़ होंगे? 20 पेड़ होंगे। तो आप बताओ यदि 5 की पंक्ति में हम उसे सजाने की कोशिश किए और सजाने के बाद एक भी पेड़ नहीं बच रहा है, इसका मतलब है वो 5 से कट रहा होगा। यानी उस माली के पास जो पेड़ की संख्या होगी वो 5 से क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। आप सपोज करो कि जो संख्या है उसने कहा कि 6 की पंक्ति में भी सजा सकते हैं, तो 6 की पंक्ति में सजाने का मतलब क्या हुआ? और कह रहा है कि सभी पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए। तो सपोज करिए कि सभी में यदि 4-4 भी रखें या 5 पर कुछ भी रख सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से अभी क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं। तो 4-4 रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 24 पेड़ होंगे। तो आप बताइए यदि 6 की पंक्ति में हम सजा रहे हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान होगी, तो जो टोटल और सजाने के बाद एक भी पेड़ बच नहीं रहा हो, तो इसका मतलब जो पेड़ की संख्या होगी वो 6 से कट रहा होगा, राइट बच्चों। तो यहां से यह स्पष्ट हो रहा है क्वेश्चन से कि यदि 105 पंक्ति में उस पेड़ को सजा पा रहे हैं, इसका मतलब जो पेड़ की संख्या होगी वो 105 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा। यदि उस पेड़ की संख्या को 210 की पंक्ति में सजा पा रहे हैं, इसका मतलब पेड़ों की संख्या जो है वो 210 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा। यदि आप 315 की पंक्ति में सजा पा रहे हैं और एक भी पेड़ शेष नहीं बच रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 315 से भी डिवाइड हो रहा होगा, राइट। ठीक वही केस यहां भी लागू हो रहा होगा। तो यहां से समझ गए कि यदि आप ये पंक्ति या इतने नंबर ऑफ जो भी रो है या इतनी पंक्तियों में आप उसको सजा सकते हैं और एक भी पेड़ शेष नहीं बच रहा है और कह रहा है न्यूनतम कितने पेड़ हैं, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि एक ऐसे पेड़ की संख्या बताइए जो कि इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो सभी से कटने वाला वो कौन सा न्यूनतम संख्या होता है? दैट इज उस सारे नंबर का एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए बच्चे। तो इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आइए 105, फिर क्या है 210 है, और क्या है 315 है, फिर क्या है 525 है। तो आओ बच्चे इसका एलसीएम निकालते हैं। 5 से कटने के लिए तैयारी है लगता है। हाँ, 5 दूनी 10, 21, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 तिया 15, राइट बच्चे। 5 इकाही 5 और 5 25, ओके। फिर ये लग रहा है किससे कटेगा बच्चे? आई थिंक लग रहा है 7 से कटेगा। 7 से कटा दीजिए। 7 21, 7 छके 42, 7 नामा 63, 7 इकाही 7 और 15 7 105, राइट। फिर ये किससे कटेगा? तो ऐसा लग रहा है 3 से कटेगा। कटा दीजिए। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। और किसी से कटेगा? नहीं। तो चलो बच्चे इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है। तो 5 25, 25 दूनी 50 मिल गया हमें। और इधर देखा जाए तो कितना हो रहा है हमें? 3 तिया 9, 9 सते 63, है ना। तो 5 तिया 15, 5 छके 30, 1 31, यानी 3150 कहीं है। वेरी गुड, यानी ऑप्शन कौन सा? 3150। तो आई थिंक ये सवाल सीधा कहा जाए तो एलसीएम का सवाल है, लेकिन जिस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया
मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को समझते नहीं हैं, सीधा बस इतना जानते हैं कि जहां न्यूनतम लिखा है सीधा एलसीएम ले लेना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने अच्छे से प्रश्न आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से दौड़ने लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। गगन ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2500 रुपये की राशि उधार ली। उसने पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 500 रुपये का भुगतान किया। तो कहता है 4 वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान, वो भी निकटतम वैल्यू में आपको बताना है। नो डाउट देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये सवाल जाएगा, कोई बात नहीं। आइए बच्चे सवाल को समझते हैं। जरा देखा जाए, उधार उसने कितना लिया, तो आप कहोगे 2500 रुपया। तो 1 साल के बाद वो धन कितना बन गया होगा 1 साल के बाद, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करिए। 8% का मतलब बच्चे 4 दूनी 8 यानी 2/25, होल वैल्यू कितना 27/25, यानी 1 साल के बाद वो धन इतना बन गया होगा। कितना, तो देखा जाए तो ये हो रहा है कितना 2700, कितना 2700। देखो क्या हुआ, पहले वर्ष के अंत में उसने क्या किया, 1000 रुपया वापस कर दिया। क्या कर दिया, वापस कर दिया। धन उसका इतना बन चुका था, लौटाना उसको इतना चाहिए, लेकिन उसने कितना लौटाया, 1000 लौटाया। तो इसमें 1000 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना 1700, यानी अब अगले साल जो ब्याज चलेगा वो 1700 पे लेगा। जो धन बचा उसी पर तो चलेगा, तो 1700 पे ब्याज लेना शुरू करेगा। ब्याज वही 8% लेगा, तो फिर होल वैल्यू कितना 27/25 कर लो बच्चे। 25 से कटाओ, 25 छके 150, 20 25 अठे 200, है ना। 27 गुना 68 करो तो बच्चे कितना आ रहा है, 68 गुना 27, 7 अठे 56, बाकी 5 सच्छा के 42, 5 कितना 47, 2 अठे 16, बाकी 1 2 6 12, 1 13, यानी आ रहा है 6 7 6 13, 4 3 7 1 8, यानी 1836, है ना। कितना आ रहा है बच्चे 1836। सही गुना किए हैं, देख लेना बच्चे, गलती नहीं होनी चाहिए। 7 अठे 56। अब देखो, यानी फिर जो रेस्ट बचा था धन, उस पर जैसे ही ब्याज लगा तो अगले साल वो धन हो गया ब्याज के साथ 1836। फिर उसने क्या किया, अगले साल 500 रुपये रिटर्न कर दिया, यानी इसमें से फिर 500 माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना बचता है। तो ये बचा कितना बच्चे 6 3, 8 में से 5 गया 3, 1336। यानी दूसरे साल जब 500 उसने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करने के बाद उसके पास कितना बचा 1336। अब जो अगले साल ब्याज चलेगा वो इसी पर ब्याज चलेगा। 2 साल बीत चुका, पूछ रहा है कि 4 वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। तो आप ही बताओ, यदि 4 साल के लिए वो धन लिया है तो अब अगला 2 साल इसी पर रेट लगना शुरू होगा, इसी पर ब्याज जोड़ेगा वो, तो इस पर 2 साल के बाद कितना टोटल धन बन जाएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात किया जा रहा है ना, कि अब 2 साल के बाद वो धन और कितना बन जाएगा, और जितना बनेगा उतना ही आपको चुकाना पड़ेगा। यदि आपने 4 साल में रिटर्न किया, 2 साल तो बीत गया, 2 साल और आप रखे हैं, तो इस पर 2 साल का ब्याज देखते हैं कि 2 साल ब्याज जब जोड़ा जाए तो वो कितना बन जाता है। तो फिर होल वैल्यू 27/25 और 27/25, जितने साल बाद उतना बार होल वैल्यू का गुणा। अब मैं चाहूँगा कि बच्चे आप इसको सॉल्व कर लेना, और शायद कहीं ना कहीं ऑप्शन, अच्छा यूनिट डिजिट की भी बात करें तो शायद यूनिट डिजिट से भी आप नहीं काम चला सकते हो, क्योंकि निकटतम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 27 का स्क्वायर 729 होता है, आपको 1336 गुणा 729 करना है बच्चों, और उसमें 625 से डिवाइड करना है। और ध्यान रखिए, आप देख लो सभी की शुरुआत में 1 1 1, यानी 625 से एक बार में कटेगा, और 1 के बाद देखा जाए तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 5, पूरा भाग नहीं लगाना बच्चे, बस देखना कि एक बार में कटाने के बाद जो शेष पे अब दोबारा वो कितने बार में कटने के लिए तैयार है, 4 से कि 5 से कि 6 से। जैसे ही पता चले वो 5 से कट रहा है तो ये आंसर, जैसे पता चला 8 से कट रहा है तो आप 8 वाला, है ना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसको जरूर सॉल्व करके आप देखना, और देखना कि उत्तर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा नो डाउट सवाल बहुत अच्छा है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जब भी हो जाए तो बच्चे नो डाउट सवाल बेहतरीन बन जाता है, उसमें कैलकुलेशन भी समझिए आप लोगों का टेस्ट होने लगता है। तो नो डाउट मैं उम्मीद करूँगा यहाँ
तक ही नहीं रुकेंगे, बल्कि आप यहाँ के बाद सॉल्व करेंगे। और तरीका भी मैंने बता दिया कि पूरी तरह से कटाना नहीं है, एक एक सब में है। आप देखिएगा कि जब भाग दीजिएगा तो एक बार में ही कटेगा, और एक बार में कटने के बाद अब अगला बार वो कितने बार में भाग लग रहा है ये डिसाइड करिएगा, और जैसे डिसाइड हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डिजिट सभी का क्या है बच्चे, डिफरेंट है। यहाँ से निर्णय लेके हम ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। ऐसे ऐसे सवाल ही जब आप लगातार प्रैक्टिस में रहोगे तो आप एग्ज़ाम के लायक बनेंगे और करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ने की क्षमता रखेंगे। आइए ये सवाल देखा जाए, ये तो लग रहा है कैलकुलेटिव यानी सिंप्लीफिकेशन का सवाल, इसे सॉल्व किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। देखा जाए क्या है, 1/4 है ना। सबसे पहले आप जाते हैं बॉडमास में भाग की क्रिया कर लेना है, तो जहां भाग लगा हो वहां गुना चुपचाप लगा दीजिए और इसके उल्टा से गुना कर दीजिए, यानी 2/1 और गुना 3 का है, 3 1 कितना 4/3। ओके बच्चों, नीचे देखा जाए तो 3/4 गुना 8 भागा 2। सबसे पहले बच्चों याद रखना का की क्रिया करना है, यानी 4 दूनी 8, इसको सॉल्व करना है पहले, है ना। और इधर क्या है तो देखा जाए 6 भागा को आप गुना कर लीजिए और यहाँ उलट दीजिए, यानी 1/3 गुना कितना 2 बच्चों, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 से 4 कट ही गया, ऊपर क्या बचता हुआ दिख रहा है 2/3, और यहाँ क्या है हमारा बच्चे, ये कटा दिए थे ना 4 दिन, ये 6/2 करेंगे, यहाँ क्या मिल गया 3, यानी नीचे 3 रह गया 2/9, राइट। फिर देखा जाए इधर प्लस, यहाँ क्या है बच्चे, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना 4, सही है बच्चों, 2 दूनी, राइट, बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/9 + 4 यानी 9 चौके 36, और 36 2 कितना 38/9 हो रहा है, भाग लगाओ तो 9 चौके 36, 4 पूर्णांक 2/9 है कहीं बच्चे, देखो यस, यानी ऑप्शन कौन सा, सी होना चाहिए। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, नो डाउट, फिर भी आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। बॉडमास का नियम हमेशा अप्लाई करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा बच्चों, है ना। जोड़ घटाव सभी को आता है, लेकिन कंसंट्रेशन और क्या रूल आप जानते हैं या नहीं, इसी का टेस्ट है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 19वां प्रश्न। एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को इतना में बेच देता है। कहता है यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। आ जाओ बच्चे, अंकित मूल्य 700, 10% पहला डिस्काउंट दिया तो आखिर वो बिका कितने में, 9/10 में। फिर इस पर मान लीजिए x% का डिस्काउंट दिया तो x% का फ्रैक्शन वैल्यू x/100 होल वैल्यू निकालेंगे तो 100 - x/100 हो जाएगा। दूसरा ये डिस्काउंट दिया और ये 2 डिस्काउंट के बाद वो वस्तु बिका कितने में, 315 में बच्चे। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। आइए 00 से 00 को साफ करिए, 7 से कटाओ, 7 के 28, 3 7 5 35, तो आप कहेंगे फिर यहाँ से 9 से कट जाएगा, 9 5 45, तो देखो क्या बचा, तो आप कहोगे 100 - x बराबर 5 दही 50, तो x का मान कितना 50। योर आंसर इज डी फॉर अपना भारत की राजधानी दिल्ली, राइट बच्चों। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगला सवाल लेते हैं। कहता है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 12 के क्रय मूल्य के, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो बताओ बच्चे, 3:2 कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 3:2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने 2 में खरीदा और 3 में बेचा, फायदा कितने का, 1 का। उसकी तुलना हमेशा क्रय मूल्य से और गुना क्या करिएगा 100, तो आंसर कितना मिल रहा है 50% कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, यानी ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है। ए बी सी एक साथ मिलकर काम करके किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, राइट बच्चे। हाँ, इस सवाल को मैं चाहूँगा कि एफिशिएंसी से बनाते हैं बच्चे। देखो डाटा क्या क्या दिया, कहा ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों मिल के काम किया तो वो काम कितने दिन तक चला, 16 दिन। फिर कहता है ए और बी जब एक साथ काम करता है तो काम कितने दिन चलता है, 18 दिन चलता है। फिर कहता है कि जब बी और सी मिलकर उस काम को करता है तो 24 दिन में पूरा कर लेता है, राइट बच्चों। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, इफिशिएंसी पता कर लेते हैं। 16, 18 और 24 का एलसीएम की बात करें तो 144 होना चाहिए,
इस तीनों का एलसीएम कितना बच्चे 144। 144 एलसीएम कितना हो रहा है 144। 144 में बारी बारी से डिवाइड करिए, आपको उसका इफिशियंसी मिल जाएगा। 16 नमा 144, 18 8 144 और 24 गुना 6 कितना हो जाता है 144। यानी इस तरह से हमें तीनों का इफिशियंसी इस तरह से पता चल गया। राइट बच्चे, देखा जाए हमें पूछ रहा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसकी क्षमता पता करना चाहिए। यदि इफिशियंसी से बनाना चाहते हैं हमें ए और सी की क्षमता पता करना है बच्चे, तो देखो कैसे पता कर लेते हैं। यहाँ तीनों की कुल क्षमता कितना 9, तीनों की कुल क्षमता में यदि ए प्लस बी की क्षमता घटा दें तो सी की क्षमता मिल जाएगा। तो 9 में 60 गया कितना 1, यानी सी की क्षमता 1 पता चल गया। तीनों की कुल क्षमता में b प्लस सी की क्षमता घटा देंगे तो a की क्षमता पता चल जाएगा, यानी 9 में से 6 गया कितना 3, यानी a और c की क्षमता पता चल गया 4। टोटल वर्क हमारा कितना था 144। एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क ही कहलाता है बच्चे, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि क्षमता 9 है और लगा कितना 16 दिन, 16 नमा 144, कहीं से भी निकाल सकते हो। इफिशियंसी ए और बी का 8 है और ए और बी जब मिल के काम किया तो 18 दिन लगा, तो इफिशियंसी गुना टाइम टोटल वर्क होता है 18 8 144, यानी सीधा समझ लीजिए कि जो एलसीएम होता है वही आपका क्या होता है टोटल वर्क होता है। तो आपसे पूछा था कि ए और सी मिलके कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में ए और सी की क्षमता से भाग लगा दीजिए, 4 तिया 12, 4 छके 24, यानी 36 दिन में उस काम को क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा। तो शायद आप बच्चों ये सवाल समझ पाए होंगे, टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं वो क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक दुकानदार ने 20% की छूट पर कुछ सामान खरीदा, उसने अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यदि मैं अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस को मान लूँ 100 रुपया, तो आप बताओ डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसने 20% डिस्काउंट पर खरीदा, इसका मतलब 100 की वस्तु पर 20 डिस्काउंट दिया, यानी उसने खरीदा कितने में 80 में। फिर क्या किया उसने अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी उसने बेच दिया कितने में, तो 10% डिस्काउंट यानी 90 में। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 80 में खरीदे 90 में बेचे, 10 का फायदा हो गया। तुलना हमेशा सीपी से करना है और गुणा 100 कर देना है। 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25, यानी 25/2 यानी 12.5% का आपको क्या हो गया बच्चे लाभ हो गया। राइट, तो आसान सवाल था नो डाउट। ये रहा आपका अगला फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जरा इसे सॉल्व किया जाए बच्चे। देखो ये क्या कर रहा है, बड़ा ही आसानी और धैर्य के साथ, मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप इसे सॉल्व करेंगे तभी उत्तर तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज आपसे गलत तो होना ही हो। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या उत्तर आ रहा है। इसमें देखा जाए तो फर्स्ट टर्म ये दिख रहा है, फिर सेकेंड टर्म हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, और थर्ड टर्म देखा जाए तो यहाँ बीच में प्लस माइनस है। आइए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। यदि इसको सॉल्व किया जाए बच्चे तो ये तो बड़ा आसानी से हमें दिख रहा है। का मतलब जानते हैं गुणा होता है, तो का वाले को पहले सॉल्व करना है, 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान से देखना बच्चे, का मतलब गुणा होता है, 2 से 2 का वाले चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 2 से 2 कटा दीजिए, क्या हो गया 1, और 2/1 यानी 2। फर्स्ट टर्म यानी इसका वैल्यू हमें पता चल गया 2। अब जो ये वाला है जरा इसे हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ। क्या लिखा हुआ है, बीच में प्लस है, चलिए प्लस कर लिए। 2.5 गुणा 2 भागा 5 गुणा 3/2 गुणा 1/3। का को सॉल्व करना है पहले, ये है आपका का है ना, ये का है। तो 3 से 3 कट गया बच्चे, बचा क्या 1/2। राइट, यहाँ भी देखा जाए तो -0.5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या है 2.5 माइनस 1/2 गुणा, और सबसे पहले आपको भाग की क्रिया करना होगा, तो भाग जहाँ है बच्चे वहाँ गुणा कर लीजिए, और उसके बाद जैसे ही आगे वाला टर्म है उसको उलट के गुणा कर दीजिए, है ना। यानी 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। राइट बच्चों, तो यहाँ से 2 से 2 कटता हुआ दिख रहा है। अब आइए फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 प्लस यहाँ हमें क्या मिल रहा है 2.5 गुणा। राइट बच्चे, तो का वाला तो सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, भाग की क्रिया करना है, यानी 2 और बटे कितना हो गया 5, और गुणा वहाँ कितना दिख रहा है 1/2। राइट बच्चों, -0.5 गुणा 2.5 में 2 घटेगा तो कितना मिलेगा 0.5 ही मिलने वाला है। यहाँ 2 से 2 कटा दीजिए बच्चों, और ये 5 से कटेगा कितने बार में 0.5 बार में, यानी 2 + 0.5। राइट, अब माइनस 25 यानी 0.25।
इसे सॉल्व कर लो बच्चे। ये कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है 0.5 में 0.25, यानी 50 में 25 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी ये हो गया 2.25। कितना हो गया 2.25। बिल्कुल हम आंसर तक पहुंच गए। अब आइए बच्चे 24वां नंबर प्रश्न पे, ये देखिए क्या कर रहा है। संख्या 5, 8, 15 के चतुर्थ समानुपाती और संख्या 12 और 30 के तृतीय समानुपाती का अनुपात ज्ञात करें। आइए सबसे पहले इस तीनों का चतुर्थानुपाती ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, चतुर्थानुपाती। तो 5 है, 8 है, 15 है, चतुर्थानुपाती आप x मान लीजिए। तो आप जानते हैं फर्स्ट 2 रेशियो लास्ट 2 रेशियो के बराबर होगा, है ना, यानी ये चारों नंबर किसमें होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलता है, 5:2 बराबर हो जाएगा 15:x बच्चों, है ना। तो अंदर वाले का गुणनफल बराबर क्या हो जाता है, बाहर वाले का, आप ये जानते होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 गुणा x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 15। 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 15, यानी x का मान कितना मिल गया 24, यानी चतुर्थानुपाती आपने पता कर लिया 24। अब आइए 12 और 30 का आपको निकालना है तृतीयानुपाती। तो 2 नंबर कभी भी बच्चे ध्यान रखना, 2 नंबर जैसे a और b दिया हुआ हो और इसका तृतीयानुपाती निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है b²/a, याद रखना b²/a। तो b यानी 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणा 30 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 12। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2 से कटा दीजिए 15 बार में, 15 पचे 75, यानी तृतीयानुपाती 75। तो 24 और 75 का रेशियो बता दीजिए। चतुर्थानुपाती जो था बच्चे वो क्या था, चतुर्थानुपाती हमारा आया था 24 और तृतीयानुपाती हमारा क्या गया 75। इस दोनों का रेशियो निकालना है, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 25 दिया 75, 8:25 है कहीं, यस योर ऑप्शन इज डी। तो नो डाउट आप समझ गए होंगे, ये रेशियो का सवाल है बच्चे, है ना। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। यदि संख्या A का 78% कहा बराबर है B के 32.5% के, तो B का A से अनुपात पूछ रहा है। आइए तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0 आ जाएगा, है ना। कटाएंगे 5 छके 30, पचे 25, 5 दूनी 10, 13 से कटाइए, 13 छके 78, 13 पचे 65, क्रॉस गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 12A बराबर 5B। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है B का A से अनुपात, यानी B अनुपात A पूछ रहा है बच्चे, है ना। तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, A का कोफिशिएंट 12 चला जाएगा किसके पास, B के पास, और B का कोफिशिएंट 5 चला जाएगा A के पास, यानी आंसर होगा 12:5। योर आंसर इज ऑप्शन A। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 25 प्रश्न का जो संग्रह था, नो डाउट बहुत क्वेश्चन इसमें सीखने वाला था बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि मैं यदि आप लोगों को समझाने में सफल रहा तो मुझे इस बात का प्राउड भी फील होगा।